BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. नमस्कार, रिदम पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मधु वर्मा। वैसे ज़िंदगी में सब चीज़ें प्यारी प्यारी हों तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है और ऐसा ही हाल है डॉक्टर मधु वर्मा का, जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में बहुत खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मधु वर्मा हैं चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में। डॉक्टर मधु वर्मा, आपका BSSS के रिदम पॉडकास्ट में स्वागत। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको मैं शुरुआत से ही कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी। जिस तरह आप वैसे तो ग्लोबली जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, लेकिन उतनी ही डाउन टू अर्थ हैं। और जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है जब तमाम पहलुओं से जुड़ते हैं। ज़रूर। तो आप जैसे शुरुआत करते हैं आप एग्रीकल्चर के फील्ड से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। तो कैसे आप में रुचि आई, किस तरह से आप इतने तमाम क्षेत्रों में जुड़ी, कुछ अपने बारे में? हाँ ज़रूर। इनफैक्ट जो मैंने अपने सबसे पहली नौकरी शुरू करी जब मैंने, तो मैं ढूंढ रही थी जॉब करने के लिए। वेरियस ऑप्शंस मेरे सामने थे, मैं एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रही थी जी। तो मुझे एक छोटा सा असाइनमेंट मिला, वो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का था, एज एन इकोनॉमिस्ट थे। ओके। सो मेरा काम वहाँ था कि जो भी उनकी स्कीम्स चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना, बताना। वो 2 साल का छोटा सा असाइनमेंट था। फिर मुझे आई गॉट सेलेक्टेड इनटू यूनिवर्सिटी, तो फिर मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में चली गई थी पढ़ाने के लिए। और ऐसी जर्नी रही मेरी कि फिर मैंने उसकी यूनिवर्सिटी में 10 साल करीब पढ़ाया। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मुझे प्रोफेसर मैंने करीब 25 साल काम किया। और अब मैं जहाँ, जैसे आपने बताया, जहाँ मैं हूँ फाइनली, वो चीफ इकोनॉमिस्ट की पोजीशन है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो कि वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और 60 कंट्रीज़ में ये लोग काम करते हैं क्रॉस, और करीब 5-7 कंट्रीज़ में इनके बड़े ऑफिस हैं। इंडिया से सेकंड बिगेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। और इनके बहुत से थीमेटिक एरियाज़ हैं। ये लोग सिटीज़ पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे करते हैं, फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़ पे करते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस पे करते हैं, एनर्जी पे करते हैं। ऐसे सारे काम हैं इनके। और जो मेरा रोल है वो एक तरह के इन सब मोतियों को एक थ्रेड में पिरोने का है। वाह। उनको इकोनॉमिक्स का थ्रेड देना है कि जो भी काम करते हैं उसकी इकोनॉमिक्स का क्या रोल है उसमें। अच्छा। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ के CEO जो हमारे डॉक्टर OP अग्रवाल है, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में दिया कि आपका इतना एक्सपीरियंस है 35 साल का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो कैसे किसानों की इनकम को डबल कर सकते हैं जी। आपने जो आपने टूल्स अभी तक यूज़ किए हैं, आपने जिस तरह से आपने फॉरेस्ट की वैल्यू निकाली, आपने लैंड की वैल्यू निकाली, आपने वेटलैंड्स की वैल्यू निकाली, क्या उनका टोटल कंट्रीब्यूशन है, आप ये स्टडी एग्रीकल्चर के लिए करें। तो जो ये हम लोग बहुत बड़ी स्टडी कर रहे हैं, ये पैन इंडिया स्टडी है अक्रॉस द कंट्री। और उसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे हमारे जो गरीब किसान हैं, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनकी इनकम को हम लोग डबल कर सकें। तो ये मेजर हम लोग का काम है। तो स्टार्ट करना पड़ता है हम लोगों को उनकी फील्ड से, जहाँ पे वो सारा उनकी खेती होती है। तो बहुत से जो खेत हैं वो उनकी सॉइल ख़राब हो गई है, बिकॉज इतना ज़्यादा उन्होंने फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है कि सॉइल ख़राब हो गई, पानी कम रहता है, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, वेगरीज ऑफ नेचर हैं कि उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग ये सब चीज़ों को देख करके, और बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें, तकनीक दें ताकि किसान कम में भी ज़्यादा कमा सकें, कम में ज़्यादा उपजा सकें जी। तो जैसे कि जहाँ पे पानी कम है तो आप क्यों वहाँ गेहूँ और चावल उगाएंगे, आप कुछ और उगाइए। आजकल मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। इनफैक्ट हम लोग का कल ही एक आर्टिकल द मिंट में पब्लिश हुआ है कि कैसे मिलेट्स जो है माल न्यूट्रिशन और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं। तो मिलेट्स बड़ी हार्डी क्रॉप्स होती हैं, उनमें पानी बहुत कम लगता है, वो सॉइल को बिल्ड करती हैं, वाटर को कंजर्व करती हैं। और आजकल तो न्यूट्रिशन पे इतना ज़्यादा ध्यान है लोगों का, सेहत के लिए बहुत, सेहत के लिए। और कोरोना के बाद तो लोगों को समझ में आया कि सेहत कितनी बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब किसान, जो अभी तक जैसे बहुत ज़्यादा रसायन यूज़ किए, केमिकल्स यूज़ किए, उससे खेत ख़राब हुए, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होने के लिए बहुत जगह बोला जा रहा है कि बहुत लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट होना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वो उसका ट्रांजिशन टाइम होता है। अब सॉइल जिस चीज़ की आदी हो गई है उसको बदलना बहुत मुश्किल, किसी की वजह से नेचर बदलना मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करने में टाइम लगता है, ट्रांजिशन टाइम ज़्यादा होता है। तो कैसे किसानों को कुछ इंसेंटिव्स दें, कुछ उनको सपोर्ट करें। और जब ऑर्गेनिक आपकी प्रोड्यूस बने तो उसका सर्टिफिकेशन करना पड़ता है अल्टीमेटली, अदरवाइज़ वो जो है
आपकी अगर प्रोड्यूस सर्टिफाइड नहीं तो उसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी मार्केट में। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि किसानों के खेतों को पहले हम लोग कोशिश करें कि ठीक करें लोग किसान अपने खेतों को, फिर आगे उसकी वैल्यू चेन में क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ये सब करके किसानों की जो है इनकम डबल हो सकती है। मतलब मेजर करना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, जी जैसे हाँ। आप बताते तो आप तो चलते फिरते पेड़ों को देखकर मेजर कर लेती होंगी, जैसे कि आपको तब एक्सपीरियंस है और IIFM से तो आपका नाम बहुत जुड़ा है और जिसमें हमने उन तारीफों को सुना। जैसे आप BSS के कैंपस में आ रहे होंगे तो आपने ज़रूर हमारे पेड़ों को देखकर मेजर कर लिया होगा बिल्कुल बिल्कुल कि कौन सा पेड़ कितना कीमती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप टाइगर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी लगी रही, जी हाँ, तो जी उसके लिए आपने क्या किया? मैं पहले पेड़ों की बात आपसे करती हूँ कि आपने पेड़ों के बारे में बताया। हम सब जी। जुड़े रहते हैं पेड़ों से बहुत ज़्यादा। हमारे घर में भी पेड़ होते हैं, बाहर होते हैं, जी। रोड्स पे होते हैं, जंगलों में तो खैर होते ही हैं जी। पेड़, और लेकिन पेड़ काटे भी बहुत जाते हैं क्योंकि जी, जी। डेवलपमेंट ज़रूरी होता है। ये ऐसा रीज़न दिया जाता है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट करने का, कहीं और से तरीका रोड बना लीजिए आप, अगर क्यों फॉरेस्ट की रोड को काट जी, के आप रोड जी। बनाए या डैम बनाए। तो बहुत से हम लोग इस तरह के सरकार के सामने अपने ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट करते हैं, तो लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। मैं कोई इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट हूँ, मेरा इकोलॉजिकल लेंस है इकोनॉमिक्स को देखने का, कि हम लोग का मेनली काम ये है कि किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की इकोलॉजिकल कॉस्ट क्या है हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है वो भी हम लोग करते हैं। जैसे आपने ये कैंपस बनाया, जी। आपने कॉलेज सेटअप किया, तो आपने डेवलपमेंट किया कंट्री का, आपने शिक्षा इतने लोगों को जी, दे रहे हैं, जी। इतने स्टूडेंट्स बेनिफिट पा रहे हैं, बट आपने बहुत सारा प्लांटेशन किया, आपने वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, आपने सोलराइजेशन जी, किया। जी। सो इन सब से जो है आपने प्रकृति को भी बहुत कुछ दिया वापस, तो आपकी इकोलॉजिकल कॉस्ट कम हो जाती है, जिसको हम एक तरह से कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। जी। हमारे सोने से लेके दिनचर्या से लेके सुबह से उठ करके नहाना धोना, तैयार होना, खाना, ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना, कहीं पे जाके काम करना, वापस आना, सब जगह से हम लोग जो है एनवायरनमेंट पे लोड डालते हैं, किसी ना किसी तरह का पोल्यूशन होता है। तो बेसिकली उसका एक थ्रेड होता है कार्बन, हमारा हर चीज़ में कार्बन के एमिशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कार्बन फुटप्रिंट बहुत हाई हो जाता है। कैसे उसको कम करें? तो जैसे आपने इतने सारे पेड़ लगाए हैं, तो एक बड़ी अच्छी स्टडी बहुत सारे देशों में हुई है, और उनके पास उस तरह का एक कैलकुलेटर कहना चाहिए है जी। तो न्यूयॉर्क जो सिटी है उसका हर एक पेड़ पौधा जो है उसको मापा गया है कि उसमें क्या कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को देता है वो, ठीक है। उसको ट्री बेनिफिट्स कैलकुलेटर कहते हैं। ओके। एक बहुत बड़ी सी स्प्रेडशीट का मॉडल है जिसमें कि आपके सारे डेटा फेड रहता है कि आपका ट्री की हाइट कितनी है, गर्थ कितनी है, क्या स्पीसीज है, कितनी उसकी एज है, और लोगों को बहुत जानकारी दी जाती है कि आप अपने कैमरे से स्कैन करेंगे तो उस ट्री के आपको टाइप पता चल जाएगा, उसका नाम पता चल जाएगा, उसकी एज पता चल जाएगी, वो सब इन्फॉर्मेशन। सपोज मेरे घर में बहुत सारे पेड़ हैं, मुझे ये जानना है कि मेरे जो ट्रीज हैं हमारे घर में वो एनवायरनमेंट को क्या देते हैं, इकोनॉमी को क्या देते हैं, तो कितना पानी कंजर्व करते हैं, कितना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, कितना कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं, कार्बन को सोखता है ट्रीज, तो आपको फिर फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है उनका, चिड़िया बहुत सी आके बैठती हैं, पॉलिनेशन सर्विस होती है, तितलियाँ आती हैं, गिलहरियाँ आती हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस उससे होते हैं। तो उससे वो कैलकुलेटर कैलकुलेट कर देता है कि आपके घर में कितना आपके पेड़ों ने कंट्रीब्यूट किया। कितनी अच्छी बात है, और आपको उसके हिसाब से आपको अवार्ड मिलता है, लीव्स मिलती हैं, और आपको कुछ टैक्स एग्जम्पशन भी मिल सकता है कि आपने एनवायरनमेंट को इतना दिया। तो ये तो जैसे आपके यहाँ दैट्स व्हाट आई वाज वाचिंग, जब मैं आई थी, इतना बढ़िया आपके यहाँ फोलिएज है, इतने डेंस ट्रीज हैं, तो वी कैन वर्क आउट द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ योर ट्रीज फ्रॉम बीएसएस। तो ये इंडिया में होता है? इंडिया में हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं इस तरह का काम। तो हम लोग ने ऐसे फॉरेस्ट में किया है इस तरह की एस्टिमेशन, जो फॉरेस्ट के बाहर की ट्रीज जैसे अर्बन एरियाज में है, रोड साइड प्लांटेशंस हैं, गांव में के घरों के बाहर होते हैं, घरों में होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, एवेन्यू प्लांटेशंस होते हैं, पार्क होते हैं, उस हिसाब से उसकी वैल्यू निकालने के लोगों को समझ में कि हाँ ये कंट्रीब्यूट हम करते हैं, तो हमें बचाना चाहिए पेड़ों को, ना कि काटना चाहिए। तो ये पहली बात है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग। जी हाँ बिल्कुल। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा टाइगर्स के ऊपर काम किया, तो हमने टाइगर के घर को बचाने की कोशिश करी। ओके। तो टाइगर के हैबिटेट को बचाने की कोशिश ठीक है। सो ऐसा होता था कि हमारे जब कोई भी इंडिया आता है, तो अगर आप गूगल करें इंडिया का डाल के नाम, तो आपको 3 टी सामने आती है, लेटर टी जैसे। पहली चीज़ होती है ताजमहल, दूसरी होती है टी चाय है, तीसरा होता है टाइगर। जो इंडिया आता है वो ताजमहल देखते ही है, जो इंडिया आता है चाय पीता ही है, और पीता है, लेके जाता है, और टाइगर देखे बिना नहीं जाता। जरूर। कि टाइगर एक जो वाइल्ड में टाइगर मिलते हैं, ओपन में वो दुनिया भर में कहीं नहीं है।
अमेरिका में 5,000 से ज़्यादा टाइगर डोमेस्टिकेटेड हैं, ओके, घरों में हैं, लोगों के फार्म पे हैं, बट वाइल्ड टाइगर्स नहीं मिलेंगे। जो एक आपको ओपन में देखने का टाइगर का जो एक आपको ऑ होती है, उसको देख के आप मेस्पराइज हो जाते हैं, डर भी जाते हैं, खुश भी होते हैं, अजीब सी बड़ी मिक्स सी फीलिंग आती है। वो फीलिंग को आप कैप्चर नहीं कर सकते। तो टाइगर तभी रहेंगे जब उनके घरों को हम बचाएंगे जी। तो अभी से क्या हो रहा है कि बहुत से जंगल कट रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो श्रिंक हो रहा है उनका हैबिटेट। आप सोचिए अगर कोई हमारा घर छोटा कर दे तो हमें कैसा लगे? बिल्कुल, इसn't it? हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, और अगर रोड्स ना हमारे घर से यहाँ वहाँ जाने के लिए तो हम कैसे जाएंगे? तो टाइगर का हैबिटेट बचाने के लिए जिस जंगलों में रहता है और उसके कॉरिडोर्स को, उसका रास्ता है, एक जंगल से दूसरे जंगल में जाता है टाइगर, वो भी घूमेगा, हम लोग भी घूमते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। सही बात। तो इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने शुरू में 6 टाइगर रिजर्व्स, एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट बहुत बड़ा IFM में दिया, मैंने उसको लीड किया। अच्छा। हमारे पास कान्हा टाइगर रिजर्व था, पेरियार था, रणथंभौर था, सुंदरबंस था, ऐसे हम लोगों ने इनको कवर किया और इनकी वैल्यू हमने वर्कआउट की। जिम कॉर्बेट था, 6 टाइगर रिजर्व्स की, कि क्या प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी को। क्या होता है, लोग कहते हैं टाइगर को तो लोग पोचिंग कर रहे हैं, उनको तो मार देते हैं, इतना पैसा जा रहा है, क्या मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट करने का, अब डेवलपमेंट में लगाइए। तो हमको ये बताना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टाइगर का हैबिटेट आप बचाते हैं तो उससे इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा मिलता है। टाइगर रिजर्व बनाने के बाद एक तामिर बनी एरिया है फॉरेस्ट का, जहाँ पे जब इसको नेशनल पार्क बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो बहुत कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा पैसा गया, ज़्यादा लोग उसमें एंगेज किए गए उसको बचाने के लिए, तो वहाँ का जंगल ग्रो होने लगा, बढ़ गया, थ्राइव होने लगा। और जंगल बढ़ेगा तो उसमें वाटर कंजर्व होगा, और वहाँ की रिवर जो सूख गई थी वो बहने लगी, पेरिनियल रिवर हो गई। तो ये इस तरह के बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, तो इसलिए टाइगर रिजर्व को बचाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट वी वर्कड ऑन। एंड देन उसके अलावा बाद में 10 टाइगर रिजर्व हम लोगों ने और कवर किए। ओके। और अभी 50 हैं, क्योंकि टोटल 51 के हो गए हैं। अच्छा। वो भी ग्रेजुअली हम लोग और काम जबकि एक आम इंसान बात करता है तो सेव टाइगर की बात करता है, बट हमें नहीं पता कि टाइगर के साथ साथ उनके घरों को बचाने की भी मुहिम चलती है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। वही मैंने कहा, जमीनी स्तर के जब काम होते हैं तभी वास्तव विकास होता है। बिल्कुल। और टाइगर जो है, कहते हैं उसको अम्ब्रेला स्पीसीज, मतलब छाता है, एक अम्ब्रेला है, अपनी छत्र छाया में और लोगों को बचाता है। अच्छा। उसकी वजह से और एनिमल्स वहाँ पे रह पाते हैं, क्योंकि उसके डर से लोग घुसते नहीं जंगल में, तो बाकी एनिमल सुरक्षित रह पाते हैं। एनिमल सुरक्षित हैं, वेजिटेशन ग्रो होता है, लोग काटते नहीं लकड़ी वहाँ की, और बाकी सेकेंडरी जो नीचे घास हैं, ग्रासेस हैं, सबका बचाव होता है और विकास होता है। झाड़ झंकार हैं, श्रब्स हैं, वो सब डेवलप होते हैं। तो आप जाइए किसी टाइगर रिजर्व में, कितना थ्राइविंग एरिया आपको दिखेगा कि वो बचाया गया है। बिल्कुल। और फिर जो उनके घरों को जब छोटा होने से बचा लिया, तो मतलब हम उतना ही ज्यादा समृद्ध होते गए। जहाँ टाइगर की प्रॉब्लम आ रही कि टाइगर घूम रहा है, सिटी में आ गया, यहाँ चला गया, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसको मजबूर किया गया आने के लिए, क्योंकि आपने उसका घर उजाड़ दिया, तो वो अब कहाँ जाएगा। तो आपको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट फिर होता है उसकी वजह से। तो बहुत ज़रूरी है टाइगर के हैबिटेट को बचाना, बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया, फॉरेस्ट की बात भी हुई, एग्रीकल्चर की बात हुई, टाइगर की बात हुई, और सब जगह मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो काम कर रहे हो। आप एक बात बताइए, जैसे IIFM में भी आपने काफ़ी काम किया, ऐसे आप अभी WRI में हैं, क्या नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या नई चीज़ों में आप लगे हुए हैं? सो लेट मी जस्ट पहले IFM के बारे में बताऊं, क्योंकि मेरा बेस रहा जो मैं काम कर रही हूँ। आपने कितना 25 साल काम किया? मैंने अपनी सिल्वर जुबली मनाई वहाँ पर, और बड़े शान से, बड़े प्राइड से आई हैड सच अ गुड टाइम एट IFM। इट वाज माय प्लेटफॉर्म। मुझे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिला, उससे बहुत सारा सीखा, बहुत डेफिनेटली इंस्टीट्यूट के लिए भी नाम कमाया, पैसा कमाया, इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ उसका रिटर्न मिला, और मैं 30 से ज़्यादा देशों में मैं घूम पाई उस वजह से। और ना केवल स्टडीज़ के लिए, अपना काम के लिए मैं गई, वहाँ का कल्चर अंडरस्टैंड किया, वहाँ का क्विज़ीन अंडरस्टैंड किया, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाहर जाके। तो यहाँ पे जो 3-4 जो बहुत सेमिनल स्टडीज़ रही, जिन्होंने की काइंड ऑफ चेंज मेकर्स इन द सोसाइटी, इन द सेक्टर। एक सबसे पहले एक स्टडी बहुत बड़ी थी, जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। पहली बार फॉरेस्ट की वैल्यू हम लोगों ने वर्कआउट करी। सबसे पहले स्टडी मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए करी। अच्छा। तो वहाँ ये था कि जब जंगल को काटते थे लोग, तो बहुत छोटा सा अमाउंट चार्ज किया करते थे कि चलो लकड़ी का कितने की लकड़ी गई होगी, कितना थोड़ा सा NTFP गया होगा, बस उतना तक सोचते थे।
किसी ने ये नहीं सोचा कि कितना पानी का लॉस हो जाएगा, कितना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का लॉस होगा, कितना कार्बन का लॉस होगा, कितना नीचे के इलाकों में फ्लड आ जाएगा, सॉइल कंजर्वेशन नहीं होगा। सिर्फ ऊपरी चीज़ों को देखते जी हैं। हाँ। तो हम लोगों ने बहुत सी सर्विसेज को क्वांटिफाई किया और एक वैल्यू निकाली। उसकी बेसिस पे बहुत बड़ी स्टडी हम लोगों ने सरकार के लिए करी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्जन। उससे एक नए रेट्स डेवलप हुए चार्ज करने के लिए। उसके बाद एक ये टाइगर वाली स्टडी हम लोगों ने बहुत बड़ी करी वहाँ रह करके, और जो उससे एक ट्रिगर और मिला हम लोग को फाइनेंस कमीशन के लिए। ओके। क्योंकि फॉरेस्ट का ऐसा है कि क्योंकि ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं होती है, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता है इनका, और हमारी प्लानिंग ऐसी होती है कि आपने जितना कंट्रीब्यूट आपने किया उसके हिसाब से आपको बजट मिलता है। ओके। फॉरेस्ट में आप दिखा नहीं सकते, खाली लकड़ी का थोड़ा सा पैसा आता है, थोड़ा सा एनटीएफपी का, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आता। लेकिन जो साइड में हम कमा रहे हैं वो चीज़ हम नहीं शो कर पाते। और फॉरेस्ट की वजह से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होता है, सर्विस सेक्टर डेवलप होता है, सिटीज डेवलप होते हैं, हमको पानी मिलता है। हाँ, उसका कहीं उन्होंने वैल्यूएशन नहीं किया। तो हम लोगों ने एक ग्रीन बोनस की बात करी कि फॉरेस्ट जितना कंट्रीब्यूट करता है उसे आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम में लीजिए जी। और हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, फाइनेंस कमीशन के पास हम गए कि एक एक्स्ट्रा बजटरी बॉडी है आपको कंपनसेट करने के लिए, दिखाया कि कितना फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो हमने 13 फाइनेंस कमीशन के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए काम किया। ठीक है। स्टडी का इतना इम्पैक्ट हुआ कि 13 फाइनेंस कमीशन में उन्होंने बजट 1000 से बढ़ा के 5000 का कर दिया, करोड़ का कर दिया। 1000 करोड़ मिला करता था, और फिर 5000 करोड़ पे आ गया। वो ग्रांट थी जी। और 14 फाइनेंस कमीशन का पूरा नजरिया ही बदल गया उनका। उन्होंने पूरा उसको फार्मूला में इंक्लूड कर दिया, जो फार्मूला ऑफ डिवोल्यूशन होता है, जो बजट देने का फार्मूला होता है, वो बदल ही दिया। उसमें फॉरेस्ट को 7.5% वेटेज दे दिया। बहुत बड़ी बात, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिवोल्यूशन है। ग्रांट तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, ये टैक्सेस का पोर्शन बहुत बड़ा मिलता है जी। तो 1,63,000 करोड़ रुपए फॉरेस्ट को मिला, जो कि 5,000 था उसके पहले वाले फाइनेंस कमीशन में। मतलब चीजें सब हो रही थी, सिर्फ समझने की बात थी। और इस वाले फाइनेंस कमीशन में तो और उसको आगे बढ़ाया गया। तो 85,000 करोड़ उन्होंने पहले साल में दिया और आगे के 4 साल और बचे पैसा मिलने के। जो पैसा वापस जाता है फॉरेस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए कायदे से जाना चाहिए सारा पैसा, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि अपने जंगल को नहीं काटा, बचाया है, तो आप उन्हें कंपनसेट करें ताकि लोग इंसेंटिवाइज हों, लोगों को कुछ और बचाने की प्रेरणा मिले। तो ये बहुत बड़े काम IFM में किए। WRA में मेनली तो ये एग्रीकल्चर की स्टडी, हम लोग की डबलिंग फार्मर्स इनकम की फ्लैगशिप स्टडी चल रही है। ठीक है। इसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा अभी एक IUCN की कॉन्फ्रेंस चल रही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, मार्सेल फ्रांस में चल रही है अभी कॉन्फ्रेंस उनकी। तो वो लोग नेचर कंजर्वेशन की बहुत बात करते हैं, और वहाँ से एक टर्म आया है जो कि हमारी संस्कृति में रचा बसा है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। ओके। कि अगर हम प्रकृति को बचाते हैं तो हमें बहुत कुछ देती है, तो हम प्राकृतिक तरीके से काम करें, ना कि इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। जैसे आपको सुनामी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। जब सुनामी आया तो जहाँ आर्टिफिशियल डाइक्स बनाए थे ना, वॉल बना देते कि पानी अंदर ना आए, वो सब टूट गए क्योंकि उसमें खिंचाव नहीं था, रेजिलियंस नहीं था। कोई इलास्टिसिटी वॉल्स में होती नहीं, वो तो हार्ड होती हैं। पर जहाँ मैंग्रोव्स इज काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो कि खारे पानी के पास होता है। ओके। वो बहुत ऊंचा फॉरेस्ट नहीं होता, वहाँ ऑटोमेटिक बचाव हो गया होगा। वो इतने रेजिलिएंट होते हैं, उन्होंने पानी को रोक लिया, अंदर नहीं आने दिया। ये एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे अपना वेटलैंड है, लेक है भोपाल का, तो लेक भी वाटर को प्यूरिफाई करता है, उसमें कैपेसिटी होती है कि प्यूरिफाई करे। तो इस तरह से बहुत से इंटरवेंशंस हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोनम वांगचुक साहब का नाम सुना होगा, लद्दाख लेह में उन्होंने ग्लेशियर स्तूपास बनाए हैं। अच्छा। पानी को इकट्ठा करके ठंड में उसको जमा देते हैं स्तूपा के जगह, और फिर उसको साल भर यूज होता है इरिगेशन में। आपने कोई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया वहाँ पे, नेचर को यूज करके सोल्यूशन इसको किया। मतलब सब कुछ नेचर में है बस। एग्जैक्टली। आप फिशेस को पॉन्ड में डालते हैं तो वो वाटर को प्यूरिफाई करती हैं फिशेस, जितना भी पोल्यूशन है वो सब खत्म हो जाता है उसमें फिशेस के होने से। ऐसे बहुत से इंटरवेंशंस हम लोग करते हैं। फॉरेस्ट को आपने बचाया तो उससे पानी मिला आपको, अच्छी हवा मिली आपको, बहुत सी मेडिसिनल प्लांट्स मिले। तो ये नेचर बेस्ड सोल्यूशंस पे हम लोग बहुत बड़ा काम शुरू कर रहे हैं करने के लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारे इंटरवेंशंस चाह रहे हैं कि जिस पूरे कंट्री में हम लोग कर सकें। एग्रीकल्चर में अभी हम लोग एक ज्योग्राफी पे काम करें, उसको और बढ़ाएं, पूरे ऑल इंडिया उस पर काम करें। और इसके अलावा लोग मिलेट्स पे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उसका प्रपोजल हम लोग के प्रोसेस में है। और अभी जो आर्टिकल कल पब्लिश हुआ वो टॉक्स अ लॉट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स। जैसे आपने बात की आर्टिकल पब्लिश हुआ, मैं देखती हूँ आपके कई सब्जेक्ट्स पे आर्टिकल पब्लिश होते हैं, कितना टाइम निकाल लेती हैं? मतलब लाइफ का कैलकुलेशन बहुत प्यारा है आपका। नहीं, मेरे साथ टीम काम करती है डेफिनेटली, एंड इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। आई नेवर यूज वर्ड आई ऑलवेज यूज वी। और इसी का मजा है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मैं वर्ड नहीं यूज करती, मैं हम यूज करती हूँ, तो आई टेक इट फॉरवर्ड इन माय लाइफ। मजा हमका ही है, हमका ही है। सो
एक दूसरे से हम लोग सब मिलके रहते हैं। तो इस हम पे मेरे को एक बात याद आई कि हालांकि आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, इतना बिजी हैं, कभी इंडिया तो कभी कहीं और दुनिया भर में, लेकिन आप सोशली भी बहुत एक्टिव रहती हैं। आपने कोई अपना एक क्लब बनाया हुआ है जिसमें आपकी बड़ी क्रिएटिव एक्टिविटी चलती है, आप उसके बारे में कुछ बताइए ना। हम लोग जहाँ भोपाल में हम लोग पहले रहते थे, वो हमारे फादर इन लॉ की सोसाइटी उन्होंने बनाई थी अरेरा कॉलोनी में, E1 सेक्टर में। तो सोसाइटी में बहुत पुराने सब जान पहचान के लोग थे। तो हम लोग सेकंड जनरेशन के लोग थे हम सारी। आई वाज मैरिड इन माय पेरेंट्स लिव इन E5 सेक्टर एंड दिस इज E1 सेक्टर जहाँ आई वाज मैरिड टू। तो हम सब बहुएं आपस में मिला करते थे कभी कभी, बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ने जा रहे हैं, शादियों में मिल रहे हैं। तो मुझे स्ट्राइक किया कि हम लोग फॉर्मली क्यों नहीं मिलते। तो हमने एक डॉटर इन लॉज क्लब बनाया। ओके इट्स अबाउट ऑल द रिचनेस, लाइक यू नो, इट्स नॉट दैट कि वी सेपरेट मदर इन लॉज, वी हैव मदर इन लॉज टुगेदर। उनसे बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। लेकिन मदर इन लॉ herself was a very versatile personality. I learned a lot from her. Similarly, all my neighbors, aunts to aunties थी, उनकी डॉटर इन लॉज थी, they were all very versatile, very rich in culture. तो वो क्लब बनाया, फिर उसको ग्रेजुअली हमने कन्वर्ट किया सेलिब्रेटिंग सीजन्स में। अच्छा। तो मेरी बचपन के भी कुछ दोस्तों को मैंने जोड़ा। तो आई रियलाइज कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, वैलेंटाइंस डे, बट वी आर फॉरगेटिंग अबाउट आवर ओन फेस्टिवल्स, आवर ओन कल्चर व्हिच इज सो रिच, सो वर्सेटाइल। मैं जहाँ भी जाती हूँ दुनिया से बाहर, आई नेवर चेंज माई टायर, आई एम लाइक दिस। I never change, you know, I wear my sari, wear my bindi, my सिंदूर। इस ट्रेडिशनल टच का मजा ही अलग है। जी हाँ। और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग कि आप यहाँ के हमारे कल्चर में नहीं ढल जाती हैं, आप अपना कल्चर यहाँ लेकर आती हैं। एंड पीपल inquisitive about my bindis and my saris, my jewelry. So I feel very happy to share and I feel so proud कि they appreciate what I do. और इंडियन कल्चर तो वैसे ही दुनिया में जाना माना जाता है। बिल्कुल। एंड cuisine कितना रिच है अपने कलर्स कितने वाइब्रेंट हैं। लाइक if I go to Europe and America, people say हम लोग कितने डल कलर्स पहनते हैं, and black, white or some pastel shades, and you wear such brilliant, you know, which brings a lot of life into it. So वो सोच के हमने that's what came to my mind, and being an ecological economist, I work with environment and work with development. I said let us celebrate these seasons, you know. तो उसका नाम है celebrating seasons। Okay, तो इसमें आप कैसे सेलिब्रेट करते थे seasons? So basically I studied these seasons first कि खाली हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं, हर संस्कृति में, if you go to Western culture, look at, you know, how do they celebrate, you know, various seasons. They also have, you know, different food, different, you know, ड्रेसेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फ्लावर्स। तो हमारे यहाँ भी यही है, बसंत की ऋतु आई तो उसका रंग अलग है, फिर वैसे गीत ऋतु आई तो अलग है। जी हाँ, वैसे गीत संगीत, गाने, डांस, गीत संगीत, खाना, उसकी एनर्जी अलग है, उसका राग अलग है गाने का, और उसी तरह के सेलिब्रेशंस। बिल्कुल। तो सेलिब्रेशंस हैं, और हम लोग सब जो है बड़ा वर्सेटाइल ग्रुप है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, सबका अपना रिचनेस है कल्चर की। लाइक आई कम फ्रॉम यूपी, लखनऊ, आई लिव्ड इन भोपाल ऑल माई लाइफ, आई एम भोपाली आल्सो दैट वे। पीपल आर फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, एंड दे ब्रिंग लॉट ऑफ कल्चर टुगेदर। और मैं समझ सकती हूँ कि इंडिया का जो पूरा रिच कल्चर है वो इकट्ठा हो जाता है, वो अनेकता में एकता। So this is not a kind of a typical kitty where you collect money. There's no money collection. There's collection of knowledge, collection of happiness, collection of cuisine, collection of, you know, you learn from each other, you know. Correct. That's what we try to do. So we celebrate seasons, and हम लोग घर पे उसको होस्ट करते हैं ताकि आप घर के बारे में जानें, उनके कल्चर के बारे में जानें, उनकी फैमिली से मिलें आप लोग। सो यू इट्स अ ग्रेट लर्निंग प्रोसेस। जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे आपका ये जो कलेक्शन ऑफ हैप्पीनेस बहुत अच्छा लगा। जी हाँ। और ये है कि आप कितना भी बाहर के काम कर लो, बट जब आप अपने ट्रेडिशन से जुड़ जाते हो, आप जमीन से जुड़ जाते हो, नेचर से जुड़ जाते हो, आपकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। बहुत फर्क पड़ता है। एंड यू लर्न फ्रॉम, लाइक हर एक का शेड मुझ में दिखेगा, मेरा शेड किसी और में दिखेगा। So whenever और ये जो richness है इसकी कीमत कुछ नहीं है। बहुत And they're very very close friends. They can die for you. It's like, you know, इतना closeness हम लोगों की है। They are so happy in themselves and they bring happiness. They carry back, you know, more energies. तो वो बहुत you feel very enriched when you go back. There's a lot of positive energy, a lot of happiness. इन सब के अलावा आप गाती भी हैं। जी हाँ, तो क्या क्लासिकल और लाइट म्यूजिक? बचपन में मैंने थोड़ा बहुत क्लासिकल सीखा, पर ज़्यादा उसको आगे नहीं कर पाए। मैंने डांस फिर सीखा, आई लर्न कथक, एंड यू नो टिल माय BSc आई यूज्ड टू डू सोलो परफॉर्मेंसेस, बहुत कुछ किया। फिर थोड़ा शादी के बाद आई पिक्ड अप माय सिंगिंग। लतीफ़ खान साहब से मैंने सीखना शुरू किया, थोड़े दिन सीख पाए, फिर नौकरी लग गई, फिर बच्चे, फैमिली, यू नो, जस्ट गॉट एंगेज्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज़, बट गाना चलते फिरते गाते रहते थे। फिर 2006 में माय हस्बैंड मेट लतीफ़ खान साहब, तो गुजर गए, उनके सन थे अनवर हुसैन साहब, उनसे मिले। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी आप घर आएंगे क्या, मधु को बहुत शौक है सीखने का। तो हाँ बिल्कुल आएंगे। तो ही यूज्ड टू कम होम। उनसे 5-6 साल उनके साथ रियाज किया।
और उनकी एक मेरी गुरु बहन है, उनकी जो खास शिष्य जो कि प्रोफेशनली गाती हैं, भारती स्वामीनाथन, शी टीचर्स इन DPS, इट इज़ एन अमेजिंग गज़ल सिंगर, बट यू कैन मेक आउट शी इज़ अ साउथ इंडियन सिंग्स गज़ल, इतना तखल्लुस है उनके लैंग्वेज में, उनकी डिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो थोड़ा मैंने अभी रिवाइव करने की कोशिश करी है कुछ सालों से। और एक और मेरी डॉटर की टीचर है निवेदिता सबत, यंग गर्ल एंड इनटू क्लासिकल सिंगिंग, तो मैं थोड़ा सा क्लासिकल एक दिन उसके साथ बैठती हूँ, एक दिन भारती के साथ बैठती हूँ, एक घंटा निकाल के, ताकि जो पुराना अपना कलेक्शन ऑफ गज़ल्स है, गीत है, भजन है, मैं वो भारती के साथ रिवाइव करती हूँ और निवेदिता के साथ थोड़ा सा राग सीखती हूँ पक्का करने के लिए अपने सुर। और आप ही के स्कूल की एक्स टीचर थी सुलभा दीक्षित, शी इज़ माय योगा गुरु एज वेल, वेरी गुड फ्रेंड, शी इज़ पार्ट ऑफ माय सेलिब्रेटिंग सीजन्स ग्रुप एज वेल। तो वो उन्होंने, जब मैंने ज्वाइन किया एक दो बार, उन्होंने मुझे भजन सुने, बोले मधु लेट्स मेक इट अ प्रैक्टिस टू स्टार्ट विद योर भजन एवरी डे इन योगा क्लास। तो एक मैंने वो भी नहीं, मैं इतने 90 से ऊपर भजन मैंने नए सीख लिए, जो कि मैंने पहले लिमिटेड भजन्स थे। आई रियलाइज इतना खजाना है भजन्स का, वेरी गुड सिंगर्स, लिरिकली दे आर सो रिच। देन आई लर्नड अबाउट हर एक की डे वाइज जो आप गुरु की मतलब भगवान को पूछते हैं, उनकी भी बहुत उनका वर्णन होता है चरित्र का, तो मैंने वो भी शुरू किया, अमृतवाणी जिसे कहते हैं, कि यू हर एक भगवान के बारे में समझिए, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, क्या करते थे, उन्होंने खुद क्या किया, क्या उनसे सीखना चाहिए, उनकी कथाओं में वो वर्णन मिलता है। तो वो दैट्स व्हाट आई डू। और हम लोग एक म्यूजिक ग्रुप है अबव ऑल, डॉक्टर कविता कुमार एंड डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं, शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वी लर्न कथक टुगेदर। एंड मिस्टर संजीव सचदेवा है जो कि क्यूरेटर है म्यूजिक की, एंड हिमसेल्फ इज अ अकॉर्डियनिस्ट, अकॉर्डियन बजाते हैं, वर्ल्ड वाइड उनका फेम है। सो वी हैव अ ग्रुप इन विच वी सिंग, इट्स कॉल्ड एज आसपास। हम सब रहते हैं आसपास बट मिलते कम है, तो इसके थ्रू हम लोग जुड़ते हैं म्यूजिक के थ्रू। सो देयर आर 20 couples who are members of this group, very limited number of people, and we used to meet। अभी कोविड टाइम से थोड़ा हम लोग कोविड ज़्यादा जुड़ गए, अपार्ट, बट ऑनलाइन जुड़ गए। हाँ, ऑनलाइन जुड़ते थे हम लोग। और हम लोग एवरी ऑल्टरनेट संडे भी यूज्ड टू मीट, और कुछ ना कुछ थीम होता था गाने का, कि आज किसी राग के बेस्ड गाने हैं, कोई आज वर्ड पे गाने हैं, कोई सीजन पे गाने हैं। इस तरह से हम लोग उसको, कोई डुएट्स हैं, कोई रिवर्स डुएट्स हैं, कोई रिवर्स मे बी फीमेल्स विल सिंग मेल सॉन्ग्स, मेल्स विल सिंग फीमेल सॉन्ग्स, कुछ नया कर दिखाना। और हम लोग यूज्ड टू सिंग विद प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रा। तो वो इट ऑल एडेड टू योर पर्सनैलिटी, योर ओन हैप्पीनेस। तो उस टाइम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देना। एवरीबॉडी वुड प्रैक्टिस, सब खूब तैयारी से आते थे, और फिर इतना आप खड़े होके गा रहे हैं तो वो जोश बना रहता है, जोश बना रहता है। सो दैट्स व्हाट हैज बीन माय म्यूजिक इंटरेस्ट। कई बार देखते हैं लोग थोड़े से काम में कहते हैं बिजी टाइम नहीं है, लेकिन नहीं, टाइम निकालो तो सब निकलता है। एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ है जो दुनिया भर के बड़े बड़े काम करती है, ढेरों पेपर्स लिखती हैं, और हर जगह क्वालिटी वर्क देने के बाद अपने आप को फिट भी रखती हैं, योगा भी करती हैं, गाने गाती हैं, डांस करती हैं, लोगों से मिलती हैं, और दुनिया को खूबसूरत बना रही हैं। मधु जी, रियली थैंक यू। सोसाइटी अगर इन चीज़ों को सीख ले तो बहुत बड़ी बात है। Sorry, I just must make a mention about जो मैंने इतना सब अचीव किया। I must acknowledge my family, कितना ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का, my parents, my in-laws and mother-in-law and my husband, my kids as well. And I also took a lot of interest in rearing my kids. मैंने कहीं ग्राफिती पढ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में, The return of love from an interest is return of love from a children is based on your interest. मैंने उसको गांठ बांध के रखा था। मैंने बच्चों पे बहुत ध्यान दिया, बहुत उनके साथ सुबह से शाम तक लगे रहते थे। मुझे खाना खाने का, बनाने का बहुत शौक है, तो उनके 5 मील्स बनाना, उनको सब ऑर्गेनाइज करना, एंड उनकी स्टडीज़ के ऊपर लुक आफ्टर करना, उनसे इंटरेक्ट करना। दे यूज्ड टू बी सो सपोर्टिव ऑफ माय वर्क एज वेल, टेक प्राइड इन व्हाट आई डू, एंड दे देमसेल्व्स डू वेरी वेल इन देयर लाइफ। वो इसलिए क्योंकि आपने उनको क्वालिटी टाइम दिया, आज वो बच्चे आपको दे रहे हैं। डेफिनेटली। एक ज़माने में आपने उनको गाइड किया, लेकिन आज वो ज़रूर गाइड कर रहे होंगे कि मम्मा आप ये भी करो ना। बिल्कुल। लाइक माई हस्बैंड, ही वाज हैविंग ट्रांसफरेबल जॉब, ही वाज अ जज ऑफ MP हाई कोर्ट, ही रिटायर्ड एज हाई कोर्ट जज फ्रॉम इंदौर, एंड ही वॉज मूविंग अराउंड। मैं हमेशा भोपाल में रही कि बच्चों की पढ़ाई है, मदर इन लॉ थी, घर है हमारा, मैं कभी बाहर नहीं गई अपने जॉब के लिए। IFM, लकीली मुझे IFM में जॉब मिल गया, तो आई रियली हैड डन गुड वर्क। सो बहुत सपोर्ट मैंने फैमिली का किया। नॉट एंड माई डॉटर इज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, शी इज़ बेस्ड आउट ऑफ पेरिस नाउ, बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे। सन स्टडीड फ्रॉम बिट्स पिलानी, देन ही वेंट टू अमेरिका टू हिज मास्टर्स फ्रॉम कार्नेजी मेलन, ही वर्क्स इन एप्पल, डूइंग एक्सट्रीमली गुड वर्क, टच वुड।
एंड माई हस्बैंड व्हेन ही रिटायर्ड नाउ यू आर फ्री बर्ड, तुम अब जहाँ जाना हो जो करना हो करो. एंड लकीली आई फाउंड दिस जॉब इन WRI, so I'm based out of Delhi now. I keep traveling between Bhopal and Delhi, but this is kind of support. Without it it's not possible to do any such work. फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. ये सिचुएशंस विन-विन सिचुएशंस होती हैं. So I see the children are very caring. मुझे जरा सा दर्द होगा उनको ज़्यादा दर्द होता है. They look after me so well. They will keep guiding me. They are very far off, but they will look after. So I realize कि I put in time with my children. सबसे बड़ा रिवॉर्ड. I put in time with my children, and that's what I'm getting in exchange in return, which is very very amazing. सबसे बड़ा रिवॉर्ड आज मिल रहा है. आप सेटिस्फाइड हो, आपकी हंसी में वो खुशी है कि आपको दुनिया में सबसे कीमती चीजें मिली हुई हैं. Definitely. Family is such a cushion in your life. You can fall back on for anything, anything that you get in your life. Yes. That's what I am so proud of my. क्योंकि इन चीज़ों को मैं भी अपनी लाइफ में महसूस कर रही हूँ, तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह समझ पाती हूँ कि जब बच्चों से सपोर्ट और प्यार मिलता है तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है. बिल्कुल. हमारा रिज्यूम बहुत रिच हो जाता है. Definitely. हम अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पे पाते हैं. लगता है अब जिंदगी सक्सेस है. बिल्कुल the kind of support you get from क्योंकि your उस मुकाम को मैं बहुत अच्छी जी तरह हाँ, समझ पा रही हूँ. बिल्कुल. इत्तेफाकन मैं सेम उस मुकाम पर पहुँच चुकी हूँ मैं भी. जो आपने कहा ना 10 काम करते हैं. रिमेंबर माय फादर एंड माय मदर हेल्पिंग अस सो मच कि मैं तो स्कूल में पढ़ने में तो सबसे कायस्थ हैं, तो पढ़ना तो है हमारा प्राइम वो रहता है. हमको गाना भी गाना है, हमें डांस भी करना है, हमें खाना भी बनाना है, हमें स्कूल की सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है. वाज इन द स्कूल यूनियन, कॉलेज यूनियन and all kind of fashion shows से ले लीजिए, all kinds of competitions, everywhere we participated. Versatile. Remember my father dropping me, सुबह यहाँ छोड़ रहे हैं, शाम को वहाँ छोड़ रहे हैं. We did the same thing with our kids. So and plus my gurus which really helped me so much. I would be very happy to, I fail in my duties if I don't mention their names. Dr. Shashi Rai used to be my college, I would say mentor. Before that in my school, Mrs. Ekbote थी, उन्होंने मुझे सिखाया कि आप कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो. She was a chemistry teacher कि आप कुछ भी याद पढ़ाया उसे 10 बार लिखो, तब तक याद ना हो जाए, फिर नेक्स्ट उसे रिपीट करो. Dr. Shashi Rai gave me such kind of guidance, support. She was like a college mom to me. Then moved to my department of RPG in university teaching department. Dr. Minocha was my guide for I was a science student, went to do economics. So Dr. Rai suggested me to do that. So he helped me so much from the very beginning. Then I did exceedingly well in my master's program and MPhil. Then I did PhD with him. So all of them helped so much. And now you realize कि एक जना कितना कंट्रीब्यूट आपकी लाइफ में करते हैं. यू आर नॉट यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी पीपल टुगेदर. मधु जी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस समझने की जरूरत है कि आपको पॉजिटिविटी मिलती है लाइफ में. बिल्कुल, अगर आप उसको लेते हो. डेफिनेटली. आपको अपना नजरिया भी पॉजिटिव रखना होता है. तो आपका नजरिया इतना पॉजिटिव और इतना हेल्दी है कि आपने दुनिया की पॉजिटिविटी को समझा, लिया, और इसीलिए आज आप इस मुकाम पर हैं. डेफिनेटली. कमियां तो देखिए सब में होती हैं, मुझमें बहुत सी कमियां हैं और हमें भी होती हैं जी. कमियां गिनाने के बजाय अच्छाइयों से सीख लें, बेहतर है. वो बेहतर है. वो बेहतर है. मधु जी, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स वेरी स्मार्ट. हम लोग NAC ग्रेड में A ग्रेड पर अभी हैं और यहाँ भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और फादर को है कि ड्रीम ऊंचे रखो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करो, एक अच्छे इंसान बनो. बिल्कुल. अभी हमने अपना एक नया कॉलेज डाला है MBA का, BSSS इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जो सेंट्रल इंडिया का एक बेस्ट कॉलेज के रूप में सामने आएगा. और आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली एक तो यू शुड बी वेरी कमिटेड, वेरी सिंसियर. क्योंकि ये जो है मेरा ज़िंदगी का मोटो है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. यू गेट लाइफ ओनली वंस. और कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य योनि मिलती है. यू डोंट नो कि अगले जन्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी. यही जन्म एक बार ही मिलता है. तो जितना ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. कहीं तो मास्टरी करनी भी पड़ती है कुछ चीज़ों के लिए. बट ट्राई टू डू एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल टू ब्रिंग वर्सेटिलिटी इन योर लाइफ. वो से लेंसेज होते हैं लाइफ को देखने के लिए. सब लेंसेज से आपको देखना चाहिए, नज़रिए से देखना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए. अगर if you are full-fledgedly dependent on yourself, then nothing like that. आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, अपने आप पे डिपेंडेंट हैं. तो आपको पढ़ाई भी करिए, लोगों से मिलिए जुलिए, आप अपना खाना बनाना भी सीखिए, खेल कूद में भी रुचि रखिए, गाना भी गाइए, मूवीज़ भी देखिए और पॉजिटिविटी रखिए. बहुत बड़ी बात. डोंट पुट योर एनर्जीज इनटू नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि आप 1% डालेंगे और आपको
50% नीचे खींच देंगी, बिल्कुल। और पॉजिटिविटी में आप 1% डालेंगे, आपको 50% ऊपर ले जाएंगे। तो ये ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट, इसको मल्टीप्लायर इकोनॉमिक्स की थ्योरी में होता है। रुपी इन्वेस्टेड लीड्स टू सो मेनी मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स, जो कि मैं टाइगर स्टडी में किया उसका कैलकुलेशन। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में अगर ₹1 इन्वेस्ट होता है, वो 530 टाइम्स रिटर्न देता है उसका। वो लाइफ की भी थ्योरी है हमारी। आपने 1% इन्वेस्ट किया, आपकी एनर्जीज पूरी दुनिया में जाती है एंड गिव यू बैक सो मच, बट यू शुड इन्वेस्ट पॉजिटिवली। नेगेटिव इन्वेस्टमेंट आपको गड्ढे में ले जाएगा, पॉजिटिव आपको ऊपर उठाएगा। ये एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी लाइफ में लड़ना झगड़ना, यहाँ वहाँ की गॉसिप करना, आई डोंट बिलीव इन दैट। यू हैव टू बी पॉजिटिव, हेल्प ईच अदर, हेल्प अदर्स। इफ यू कैन find people who require your help, go ahead and do that. So that's what will definitely take you much ahead in your life than just be limitedly thinking about only one thing. So thank you so much Dr. Madhu Verma. आपकी एनर्जी को सैल्यूट। आप वर्सेटाइल हो, आप जितनी प्यारी हो उतने ही गुण आपके प्यारे हैं। आपसे हमने लाइफ का वो फंडा सीखा कि हर जगह अगर हम अच्छे नज़रिए से चलें तो सफलता हमारे कदमों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ, यंगस्टर्स के लिए मैं कह रही हूँ, खासकर से आजकल ये हो गया है, मैंने बहुतों को देखा है कि ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहेंगे, कोशिश करेंगे, बिकम गुड प्रोफेशनल्स, बट दे हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स सेम टाइम. Another example of, I'm very, I have an Instagram handle also called as Life Through Recipes, which my son's name is Ishan, who named this Life Through Recipes as my handle. I launched it my daughter's birthday on 26th of March, she's Malika. Acha. And me and my husband are, foodies. My husband, Justice Alok Verma, he's very fond of eating and he's learned cooking also a lot. Okay. I do a lot of cooking from childhood. I've been cooking and ट्रैवल्ड अक्रॉस, तो मैंने बहुत कुछ cuisines बाहर के भी सीखे. तो मैंने अपना हैंडल इसलिए शुरू किया, बस फॉर चिल्ड्रन encouraged me and my friends encouraged me to start, कि लोगों को पता चले कि अपने खुद बनाने में क्या क्या खुशी मिलती है, क्या मज़ा है, क्या एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं. बाहर तो सबको आपको एक सा खाना मिलेगा, variation you can bring in is amazing. So I create platters, I do my traditional cooking, I do combination cooking as well, which youngsters can easily follow. So I'm having good, that was, respect for what I've been doing, good return on that. यही पार्ट रह गया था. मैं सोचती नहीं थी कि आप खाना भी बनाते होंगे, लेकिन वो भी इतना अच्छा खाना जिसका सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ गया. मधु जी, you are really versatile. Thank you so much. And all the very best. आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें. हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. आप यूं ही मुस्कुराती रहें. Thank you very much for having me here. And thank you so much रिदम में आने के लिए. Thanks a ton. Thank you. Thank you. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm.